दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं या नासिक गुफाएं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बाघ गुफाएं हो जाएगा। दोस्तों, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण हैं, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। और आप जानते हैं अजंता की चित्रकला विश्वविख्यात है। इसका जो विषय धार्मिक है और ये समाज के उच्च वर्ग का चित्रण करती है। और इसके अलावा ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बाघ गुफाएं बनाई गई हैं और 1818 ईस्वी के डेजर फील्ड ने इन गुफाओं को खोजा था। यहाँ से 9 गुफाएं मिली हैं और बाघ गुफा के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है और यहाँ से प्राप्त संगीत और नृत्य के चित्र सर्वाधिक आकर्षक हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन है मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के। तो सही उत्तर मल्ल के गणराज्य में। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिवंशी राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि मल्लों का गणतंत्र है, वहाँ पर हुआ था। और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित करके भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित करके उसके ऊपर 8 स्तूप निर्मित किए गए थे। आसान सा प्रश्न है अगला कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है अष्टादश पुराणेश, यानी पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन है आपका बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बोधगया। दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे और आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। और उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वो है बोधगया। अगला प्रश्न है कि भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण की तकनीकी उपलब्ध थी। बिल्कुल सही है।
दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया, सही है। और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं ने इस यात्रा को सुगम बना दिया था, ये सही नहीं, लेकिन इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्राचीन काल से आप जान लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र मसाले, खनिज और धातुओं में समृद्ध रहा है, इसलिए भारतीय इसे स्वर्ण भूमि अथवा स्वर्ण द्वीप के नाम से पुकारते थे। भारतीय प्राचीन समय से व्यापार और साहसिक कार्यों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा किया करते थे, जहां पर व्यापार और वाणिज्य स्तर पर अरब और रोमन व्यापारियों का प्रभाव था। दोस्तों, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों और अन्य साहित्य के अध्ययन से ये पता चलता है इस क्षेत्र की भाषा, साहित्य और धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं पर भारत का बहुत अधिक प्रभाव था। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो आप जानते हैं पतंजलि। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। देखिए, योग दर्शन ये सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है और इसका प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। इनका सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। अगला प्रश्न जो है, इसमें 4 विकल्प हैं और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कूट के आधार पर सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर दोस्तों याद कर लीजिए, सिंधु, चेनाब और झेलम, यानी 1, 2 और 3। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। और इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। और आप जान लीजिए कि ये 3 1, 2, 3 यानी सिंधु, चेनाब और झेलम, ये जो हैं सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो सही उत्तर है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो अहिंसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आप देखिए कि कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। कारण है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं। और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्तमान में जो नगर मृत प्राय विलुप्त स्थिति में है, कथन और कारण दोनों सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इनकी खोज उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देखिए 2 कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। धर्म और रीत। धर्म और रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसमें से
आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, धर्म व्यक्ति के दायित्वों पर स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, आपको बताना है। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर देखिए, पुरातत्व संबंधी खुदाई। आप जान लीजिए, सिंधु सभ्यता का उद्घाटन और उसके बारे में जो जानकारी है, विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों के बाद इसके बारे में जानकारी हो पाई। और आप जान लीजिए, शिलालेख और धार्मिक ग्रंथों का संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है, क्योंकि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1856 में इसके बारे में जानकारी दी। बाद में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921-22 में और उसके बाद विस्तृत खुदाइयाँ कराई गई थीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अस्किनी, परुषणी, कुभाक्रम और विपास शत्रुति। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो सही उत्तर है कुभा और क्रम। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कुभा और क्रम नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं, जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से एक हैं। क्रम आज कुर्रम के नाम से जाना जाता है। ये सुलेमान श्रेणी से निकलकर दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुभा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुभा और क्रम जो है ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का परिचायक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, नागभट्ट, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज के नाम हैं। तो सही कालक्रम है वत्सराज पहले, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल और उसके बाद महिपाल। तो 4, 1, 3, 2 आपका सही क्रम हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सबसे पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट, फिर महेंद्रपाल और सबसे लास्ट में महिपाल है। अगला प्रश्न देखिए कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी। पुष्यभूत वंश, बर्मन वंश, सेन वंश या पाल वंश। तो सही उत्तर पाल वंश के शासक द्वारा। दोस्तों, पाल वंश के शासक धर्मपाल, याद रखिएगा, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा 750 ईस्वी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और पाल वंश की स्थापना 750 में गोपाल द्वारा की गई थी। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल था और वो इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर है ये मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका जो है ये आप जान लीजिए, ये मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आप जान लीजिए, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा, जिसने पाटलिपुत्र के नगर प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा कि नगर का प्रबंध एक नगर सभा करती थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं, जिनके कार्य बटे हुए थे।
अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, आपको बताना है। कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। तो सही उत्तर पुलकेशिन द्वितीय ने। दोस्तों याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया और उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पटपरा जमाव, खितौनी जमाव, बाघोर जमाव और सिहावल जमाव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले सिहावल, फिर पटपरा, फिर बाघोर और फिर खितौनी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सही कालक्रम में जो व्यवस्थित करेगा, सोन नदी की घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपगढ़ों की खोज की। इसके बाद गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 से 77 के मध्य बर्क विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर 300 पुरास्थलों की खोज की। तो इस तरह से जो कुछ क्रमागत जमाव हैं, सिंहावल, पटपरा, बाघोर और खितौनी। तो सही क्रम आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है, आपको बताना है। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी और बौद्ध धर्म। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और प्रमुख ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों का जो संकलन है वो त्रिपिटक कहलाता है। अगला प्रश्न आसान सा है कि भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है और इस प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था। तो उत्तर है कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हर्ष के व्यक्तिगत धर्म और उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में हर्षचरित और ह्वेनसांग के भ्रमण से जानकारी मिलती है और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य भक्त थे। वो खुद शिव का भक्त था और उसने विंध्य में जो है दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया, जिसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को उसने राज्याश्रय दिया और पूरी तरह से बौद्ध बन गया था। उसने, आप जान लीजिए कि वो हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष बाद एक समारोह आयोजित किया जाता था। छठे समारोह में ह्वेनसांग शामिल हुआ, जिसमें 18 देशों के राजा तथा अनेक ब्राह्मण, साधु और भिक्षु शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है। तो उत्तर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसकी कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों आप जान लीजिए कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। उसके दरबार में चंदबरदाई और जयानक नामक कवि रहते थे।
पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने और जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो सही उत्तर पुरु या पोरस। दोस्तों याद रखिएगा, पुरु या पोरस जो है वो राजा था जिसको सिकंदर ने झेलम के तट पर जो है सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। दोस्तों आप जान लीजिए, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे, आप देखिए 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और झेलम तथा चिनाव नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस या पुरु द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग को ठुकरा देने के बाद झेलम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन एक सही नहीं है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो सही उत्तर दोस्तों सही कौन सा नहीं है, तो ये 6ठी शताब्दी के हैं। बराबर पहाड़ी की गुफा ये सही नहीं है। दोस्तों बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनका संबंध मौर्य काल से है ज़्यादातर का संबंध, और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। तो ये 6ठी शताब्दी की हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन था। तो ये है चोल साम्राज्य। दोस्तों चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसके 3 अंग थे, गज सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना। पैदल सेना सामान्यतः भालों से लैस होती थी और चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका आधिपत्य मालाबार और कोरोमंडल तट पर था और कुछ समय तक ये नौसेना बंगाल की खाड़ी पर छाई हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके। वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। तो सही उत्तर पुराणों के, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पुराणों के 5 लक्षण पाए गए हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। तो याद रखिएगा ये पुराणों के संकेतक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित मंदिर और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। बृहदेश्वर, गंगैकोंड चोलपुरम, महाबलीपुरम का तटी मंदिर और सप्तपैगोंडा। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, जो क्रम है वो सप्तपैगोडा पहले आएगा। सप्तपैगोडा ये मामल्ल शैली में है और इस समय इसका शासक जो था वो आप जान लीजिए ये जो समय था ये 630 से 668 ईस्वी नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा महाबलीपुरम का तटी मंदिर 700 से 728 ईस्वी में नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। 3 हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा 1003 से 1010 में कराया गया था, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा गंगैकोंड चोलपुरम 1025 ईस्वी में, इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। उदय, बोरी, बागोर या फिर लखनिया में। तो सही उत्तर बागोर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मध्य पाषाण काल में जो क्या है पशुपालन के प्रमाण आपसे पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर में इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पर आप देखिए बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, आपको कूट के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। देखिए, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो 1, 2, 3, 4 आपके सही हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ थे और इन्होंने आप जान लीजिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया। इसमें धर्म की सादगी, दलितों के या जो पिछड़े लोग थे उनके लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग जो है ये बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो सही उत्तर खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है और हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर से 4-5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो इसका मिलान आपको करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टस कहा गया है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, अशोक का एक नाम अशोक प्रियदर्शी है और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका सही मिलान आपका हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सही उत्तर चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दोस्तों 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया था और राष्ट्रकूटों को ये विजय अपने सेनापति मडलेर और गंगराज भोगुत की सहायता से मिली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थी। जो मुख्य सड़क थी उसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। और आप जान लीजिए मकान के अंदर कमरे, रसोई, स्नान गृह, कुआं, शौचालय आदि की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पर किस राजपूत वंश ने शासन किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर चंदेल वंश। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया और इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर मध्य प्रदेश तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैजनाथ धाम ये झारखंड में स्थित है और यहाँ पर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। सारनाथ तो आप जानते हैं ये बुद्ध के शांति का प्रथम प्रवचन स्थल था। दिलवाड़ा में जैन मंदिर है आप देखिए और बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। तो सही मिलान आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सही मिलान आपका हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसको आपको चुनना है। तो दोस्तों आप जान लीजिए चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, जहाँ बौद्ध भिक्षु की आराधना किया करते थे। बौद्ध भिक्षु यहाँ बुद्ध की आराधना करते थे और बिहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी 3 सुमेलित नहीं है, 1 सुमेलित है, वही आपको सही मिलान करना है। तो सही उत्तर द्वैतवाद माधवाचार्य, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। विशिष्टाद्वैत जो है रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टाद्वैतवाद के, माधवाचार्य द्वैतवाद के, और आप जान लीजिए विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद पुष्टिमार्ग के, और भास्कराचार्य भेदा भेदभाव के, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, गच्छा। गच्छा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख धर्म? तो सही उत्तर जैन धर्म, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह और उनके अनुयायी, जो विख्यात मठ के शिक्षकों से जो है एक अनुयायी होने के साथ मठ भी है। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करता है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? तो सही उत्तर जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो सही उत्तर मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ये मुगल काल से संबंधित प्रश्न है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अहमद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के शासन कार्य में वर्चस्व था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस समय राजमाता ऊधमबाई, जावेद खां तथा अन्य हिजड़ों के समूह का प्रभुत्व था। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी, जबकि मोहम्मद शाह को सुरा सुंदरी के प्रति उसके अधिक प्रेम के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर जहांगीर, ऑप्शन डी। दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। इसका असली नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने उसे नवरोज त्योहार के दौरान पहली बार देखा था। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 12वीं शताब्दी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार की नींव रखी। बाद में इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया था। वज्रपात हो जाने के कारण इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसके ऊपर 2 मंजिल और बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? देखिए, जलालुद्दीन मकबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या चंगेज खां? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। दोस्तों, ससबनी वंश के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 में गजनी से चलकर गोमल दर्रे से होते हुए मुल्तान पर किया था। 1178 में गुजरात आक्रमण में गोरी को चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीमदुती ने पराजित किया था। इसके बाद 1191 में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उत्तर भारत को जीत लिया था।
अगला प्रश्न है, किसके साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो सही उत्तर शाहजहां। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में जो है साम्राज्य या मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाई गई और 1638 में शाहजहानाबाद नाम से नई दिल्ली बसाई गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाया गया है? तो सही उत्तर हम्पी। दोस्तों याद रखिएगा, महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेष को हम्पी में देखा जा सकता है। ये नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था और हम्पी के मंदिर को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत धरोहर घोषित किया था। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी। दोस्तों दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम और अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा ईरानी वास्तुकार मलिक मिर्जा गियास ने बनाया और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित गुंबद वाला ये भारत का प्रथम मकबरा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वो कहाँ स्थित था? मैसूर में, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल? तो सही उत्तर औरंगाबाद। ऑप्शन बी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया और ये प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस लाया। इसकी बहुत सारी नीतियां असफल रही क्योंकि वह व्यवहारिक कम सैद्धांतिक ज़्यादा थीं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को प्रोत्साहित किया। विजयनगर साम्राज्य के शासक हमेशा कवि और विद्वानों के आश्रयदाता बने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने स्वयं एक पुस्तक अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसको अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में भी बनवाया था। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर ख्वाजा उस्मान हारूनी के। दोस्तों याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक विचारों द्वारा भारत में चिश्ती शाखा का अत्यधिक प्रचार हुआ। इन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा दी और उनको सांसारिक व्यापार से छुटकारा दिलाने में सहायता की। इन्हें सुल्तान औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम अरब था और मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया। ये एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तुर्क और तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने भी भारत पर कई आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन है शहनाए पील, मीर बख्शी, वजीर या सवाहे निगार। तो सही उत्तर मीर बख्शी। ऑप्शन बी। दोस्तों मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। वही सैनिकों का हुलिया, वेतन, घोड़ों आदि की जांच करता था और मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी मीर बख्शी करता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन था? तो सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली और उसके आसपास नहरों के निर्माण से कृषि उपज में वृद्धि द्वारा राज्य की आमदनी बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था?
कोट के आधार पर सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन है आसफ खां, खुर्रम, महावत खां और खुसरो। इनमें से किसने जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। केवल 2, 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था, जो 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली पर बैठा। इसके समय में खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह और महावत खां का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादिरिया या नक्शबंदिया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नक्शबंदिया सिलसिला। दोस्तों, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी और भारत में इस पंथ की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने 16वीं शताब्दी के लगभग की थी। इनके मुख्य शिष्य शेख अहमद सरहिंदी थे और इस सिलसिले को संगीत से परहेज था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? आपको बताना है। संगम, अराविडु, तुलु या सुलु? तो सही उत्तर तुलु वंश। आप जान लीजिए, तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था और तालीकोटा का युद्ध इसमें दक्षिण के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। तुलु वंश के शासक सदाशिव राय तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सही उत्तर हम्पी। याद रखिएगा, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत की और सामान्य भारतीय इतिहास की एक महान घटना थी। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के फलस्वरूप इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में हुई और हम्पी के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किससे? तो सही उत्तर शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। दोस्तों, शंकर देव जिनका समयकाल 1449 से 1568 ईस्वी है, ये मध्यकालीन असम के महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन है पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम पैलेस? तो सही उत्तर मोती मस्जिद। दोस्तों, याद रखिएगा, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में कराया गया है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, न कि फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों, आप जान लीजिए, इसको बनवाने में 6 वर्ष समय लगा था। दिल्ली के लाल किले के अंदर भी एक मोती मस्जिद था, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कुछ आसान और कई कठिन प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।